रसड़ा विधानसभा चुनाव केवल पैसा, दारू और क्या क्या चीज़ मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा। योजना आएगा, इनके विधायक रहते हुए चीनी मिल बंद हुई जी। विधानसभा में खड़ा होकर बोल देने से थोड़े हो जाएगा। आपने उसके लिए क्या प्रयास किया? ऑलरेडी विधायक हो, आप 1 लाख रुपए भी अपने विधायक निधि से 14 वर्षों में रसड़ा हॉस्पिटल के लिए दिए हो तो बताएं। आप रसड़ा विधानसभा के लोगों के लिए एक आरओ प्लांट भी अगर हॉस्पिटल में लगवाए हो, 14 वर्ष बीत गया जी, तो बताएं। कहिए तो हम व्यवस्था, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था आपको मैं करा देता हूं, और पूरा विधानसभा में घूम लीजिए कि विधायक निधि से क्या हुआ है। हमको आज तक कुछ दिखा नहीं कि जो विधायक जी के प्रयासों से रसड़ा के जनता के हित के लिए कोई कार्य हुआ हो। दोस्तों नमस्कार। महान विभूतियों के दर्शन और उनसे मिलना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों आज हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम एक ऐसी विभूति के दर्शन हमको मिले हैं और मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिससे हम बहुत अभिभूत हैं। दोस्तों इस समय मैं हूँ रसड़ा में, और बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि रसड़ा नाथ बाबा मठ के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और इस मठ के पीठाधीश्वर के पास हैं हम थोड़ा बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे और कुछ बातचीत करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर पहला सर आपसे ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि बहुत छोटी सी उम्र में आपने लगभग अपने सारे व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके और जिस पथ पर आप चल रहे हैं, ये इतना जल्दी कैसे संभव हो गया? ये पूर्व जन्मों का पुण्य होता है। और जिस समय मैं घर छोड़ा उस समय उतनी समझ नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है। आनंद आने लगा, इसी में रमते गए, आगे बढ़ते गए। आज नाथ जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो सर आपको प्रेरणा मिली होगी ना? मैं 5 में पढ़ता था और गर्मियों में छुट्टी होती है विद्यालय का जी। तो मेरे ननिहाल है मेरा मटही, वहाँ एक मंदिर है, बहुत दिव्य है, बुढ़िया माई का स्थान है। जी जी। वहीं कार्यक्रम 9 दिन का था, सभी लोग आए थे, हमारे भी परिवार के माता पिता लोगों को निमंत्रण मिला था, हम लोग भी गए थे। हम अभी छोटे थे, 5 में पढ़ते हैं, क्या उम्र रही होगी, 10-11 साल। कार्यक्रम के बाद हर कोई अपने अपने गंतव्य को जाने लगे। लोग, हमारे भी माता पिता जी लोग जाने लगे तो हमको लेके जाने लगे। मैं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। ज़बरदस्ती किए तो फिर वहाँ जो गुरु जी हैं उनका मैं पैर पकड़ लिया और मैं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, रोने लगा। महाराज ने कहा कि ठीक है रहने दो, 2-4 दिन 10 दिन रहेगा, मन भर जाएगा, चला जाएगा। फिर उसी तरह मेरा मन वहीं रम गया। धीरे धीरे फिर मैं काशी रहा जी। फिर बाबा ने यहाँ बुला लिया। हर व्यक्ति जो सोचता है वही होता है। जी। एक विचार मन में आता है और उस विचार को लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है और सफलता भी उसे मिलती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि कोई भी माँ बाप उसका जो भी संतान होगा, बच्चा होगा, तो वो यही चाहेगा कि ये पढ़ लिख के कुछ योग्य बने, जी जी। कि अपना भी जीवन संभाल सके और अपने माँ बाप का भी जीवन का ख्याल रख सके। तो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा लड़का साधु बने, हमारा लड़का चोर बने, हमारा लड़का शराबी बने। हर कोई यही चाहेगा कि हमारा लड़का लिख पढ़ करके एक अच्छा जॉब करे और एक परिवार का अपना जो उपार्जन कर सके। और वो परिवार का एक संस्कार होता है कि वो संस्कार कैसा देता है कि लड़का समाज के लिए क्या करता है, राष्ट्र के लिए क्या करता है, ये संस्कार पे डिपेंड करता है। तो सर इतनी कम उम्र में इस तरीके की समझ आना, ये कोई प्रारब्ध मानते हैं आप या अपने मन की? मैं शुरू में ही बताया कि उस समय कोई मेरी समझ नहीं थी, इसमें आनंद मुझे आने लगा और आनंद हम लेने लगे। आज आपके बीच में मैं हूँ। तो आपने कौन से गुरु जी से दीक्षा वगैरह ली? दीक्षा मैं तो वहाँ मठ ही रहा 2-3 साल, लेकिन दीक्षा मैं नहीं लिया। दीक्षा मैं यहाँ अपने जो महाराज जी थे, यहाँ महंत थे, ब्रह्मलीन महंत शंभुगिरी जी महाराज, तो 20 जून 2011 को मैं संन्यास लिया। उसके बाद संन्यास लेने के बाद कुछ और संस्कार होते हैं, तो 2019 में कुंभ लगा था। जी।
तो उसमें कुछ हुआ। और 2025 महाकुंभ में जो नागा संस्कार होता है, जो सन्यासी का मूल, जिससे व्यक्ति जो सन्यासी होता है दिगंबर शिव का स्वरूप हो जाता है, तो नागा संस्कार मेरा इस 2025 कुंभ में राज राजेश्वरी का जी उपाधि हमें मिला। और फिर 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में जो सबसे प्रमुख अखाड़ा है जी पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा, जी उसमें हमको 3 फरवरी को महामंडलेश्वर की उपाधि इतनी कम उम्र में जी मुझे मिली। मेरा सौभाग्य है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में इतनी ऊंची जगह पर पहुंच जाना, अपने आप में महामंडलेश्वर होना बहुत बड़ी बात है। और उसको तो हम परिभाषित भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति उस जगह पर है उस जगह का महत्व वही व्यक्ति समझ सकता है, या फिर जो लोग उस क्षेत्र में हैं वही समझ सकते हैं। महाराज जी, हम आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे। आप सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बहुत नज़दीक हैं, तो अखबारों में हम बहुत देखते हैं, मीडिया में बहुत देखते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का मिलना जुलना नहीं है। तो स्वभाव में योगी जी कैसे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? स्वभाव में ऊपर से कड़क हैं और हृदय से बहुत कोमल हैं। और वो हमेशा लोक कल्याण के लिए क्या हो सकता है उस पे काम करते हैं। और उसका ही प्रतिफल है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की सेवा दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्या सही हो सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या सही हो सकता है, उस पे वो काम करते हैं। अपने उत्तर प्रदेश की छवि एक गुंडा माफिया, रंगदारी, लोग ज़मीनों को कब्जा करना, ये था। लेकिन वर्तमान की स्थिति में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश काफ़ी तेज़ी के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जी और एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी बात हर जगह रख सकता है और उनकी बातों को सुना भी जाता है। और जो सरकार, केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, धरातल पे दिख रही है और धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और अच्छा है। तो सर, योगी जी बाहरी तौर पर हमको एक कठोर शासक के रूप में दिखाई देते हैं, और एक तरफ से वो योगी भी हैं। तो ये दोनों भूमिकाएं एक साथ योगी जी कैसे निभा पाते हो? कि जो सन्यासी होता है वो परे होता है जी ठीक है, और सन्यासी हमेशा हृदय से कोमल होता है। लेकिन एक मठ के पीठाधीश्वर हैं, वो भी शासक के रूप की ही भूमिका आती है। जो महंत होता है, कहा जाता है महंत लंट होते हैं जी तो पीठाधीश्वर भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। इतना बड़ा प्रदेश को अगर वो कड़क होकर के नहीं चलाएंगे तो संभव नहीं है। एक डर भय का वातावरण भी होना चाहिए कि प्रदेश का मुखिया इतना कड़क है कि अगर हम प्रदेश में कोई भी अराजकता करते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश का मुखिया है वो फिर आपको सजा देगा। ये डर भय बनना चाहिए और ये कड़क होने के बाद ही संभव है। कभी कभी ऐसा लगता है सर, आमजन में इस बात की चर्चा है कि योगी जी जो है सिर्फ कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। कहीं से दया, कहीं से ममता, कहीं से मोह नाम की चीज़ वैसे बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी लोक कल्याण के लिए हो सकता है उसको करते हैं। और कोई भी व्यवस्था जब बनाई जाती है तो उसमें कुछ लोगों को असुविधा भी होती है और लाभ अधिक लोगों को होती है जी। तो आप नौकरी आप देख लीजिए, पहले लिस्टें आ जाती थी सरकार के तरफ से जी। जातिवाद, एक जाति के लोगों को भर्ती किया जाता था जी। आज वर्तमान में कोई बता दे, सामान्य व्यक्ति भी अगर उनका लड़का पढ़ने में ठीक है और जो सरकार की गाइडलाइन है उस अनुसार वो मेहनत कर रहा है, कहीं 1 रुपये नहीं लग रहा है। अगर कहीं रुपए लग भी रहा है तो आदमी देता है कि सर हमारा ये ले लीजिए, हमारा जल्दी काम कर दीजिए, आप नियम से चलिए। भाई एसडीएम नहीं सुन रहा है, डीएम है, डीएम नहीं सुन रहा है, कमिश्नर है, चलना तो पड़ेगा। लेकिन पैसा देता कौन है? कोई अधिकारी कर्मचारी किसी के पॉकेट से पैसा नहीं निकालते हैं, स्वयं लोग पैसा देते हैं
अच्छा, जो अधिकारी और कर्मचारी भी हैं तो भी हमारे और आपके परिवार के हैं, ऐसा नहीं एक दूसरे ग्रह से आए हुए, जी जी हमारे आपके ही परिवार के हैं। जी जी तो प्रदेश में देखिए जो भी सरकार की योजना है धरातल पे दिख रही है, जैसे आवास है, कोई भी कल्पना नहीं किया था एक सामान्य व्यक्ति जो डेली कमाने खाने वाला है कि हमारे सिर के ऊपर छत होगा, लेकिन आवास मिला। शौचालय कोई कल्पना नहीं किया था, शौचालय मिला। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों का इलाज संभव हो रहा है। जी जी राशन पहले कोटेदार बेच देते थे, आज बायोमेट्रिक के माध्यम से एक रत्ती कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। जिसका राशन कार्ड है उसको राशन मिल रहा है पर मंथ। तो जो भी योजना है किसानों के लिए तमाम योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, डायरेक्ट लोगों के खाते में आ रहा है। तो महाराज जी निरंतर प्रदेशवासियों के लिए हित में जो हो सकता है। अच्छा, सनातन से जुड़े हुए जो चीज़ हैं, जी आप अयोध्या में जाता था पहले देखता था रसड़ा से बुरी स्थिति अयोध्या की रहती जी थी। जी देखा है हमने। आज अयोध्या पूरी दुनिया में एक स्थान स्थापित हुआ है। जी। काशी विश्वनाथ जी का देख लीजिए, अगर दर्शन करना होता है सुबह निकलिए, शाम को अगर हो जाएगा बाबा की कृपा होगी तभी संभव है। आज हर व्यक्ति, तो विकास भी हो रहा है और जो भारत की विरासत है वो भी संवर रही है। सर एक बात और है कि इस समय पर गुंडे और माफिया तो पानी मांग चुके हैं। जी पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग सफाया हो गया है। और जो लोग मौजूद भी हैं वो भी कंधे में तख्ती टांग के आ जा रहे हैं कि सर आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए लेकिन हमारा एनकाउंटर मत करिए। बाबा जी एनकाउंटर बाबा के नाम से भी मशहूर हो गए। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी देखने में आ रहा है सर कि इस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, क्या कहें? नहीं, मैं क्या कहा हूँ, आपके पूछने से पहले ही मैं जवाब दे चुका हूँ कि जो कर्मचारी और अधिकारी हैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए हैं, हमारे और आपके ही परिवार के लोग हैं जी जो सेवा दे रहे हैं। और पैसा अगर वो लेते हैं तो आपके पॉकेट से हाथ डाल करके नहीं लेते हैं। आप स्वयं जाते हैं कि सर भाई कुछ ले लीजिए, हमारा जल्दी काम कर दीजिए। मतलब आपके तो कहने का मतलब है कि लोगों ने देने का मन बना रखा है, एक मानसिकता लोग बना दे रखी रहे है। हैं जी तो कोई देगा तो कोई लेगा। जी और कोई कर्मचारी अधिकारी है, भाई मैं कह रहा हूँ आपको थाने पे जाइए, दरोगा नहीं सुन रहा है, आप इंस्पेक्टर से कहिए, इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है आप कप्तान से कहिए। तो एक चैनल है अपनी बात रखने का, अगर आप सही हैं तो आपका काम होगा। और पैसा कौन देता है? गलत व्यक्ति देता है। देखिए दोस्तों, महाराज जी की इस बात में तो हमको बहुत दम नज़र आया कि वास्तव में हमने एक अपने दिमाग में मानसिकता बना रखी है कि हम थाने पे जाएंगे तो पहले हम पैसे का इंतजाम करते हैं। हम जो है किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो अपने दिमाग में इस बात को बिठा करके चलते हैं कि हमको वहाँ कुछ पैसा देना पड़ेगा तो हमारा काम सुविधाजनक रूप से हो जाएगा। तो आसानी से आरोप लगा लेना एक अलग बात है। सर एक बड़ा गर्म मुद्दा इस समय चल रहा है पूरे बलिया में। माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी ने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में एक प्रस्ताव रखा था उत्तर प्रदेश शासन के सामने कि हम उसको अपने निजी खर्च से बनवाना चाहते हैं, और उस पर बहुत सारी कंट्रावर्सी भी हुई। और लास्ट में उनका बयान आया कि लोग बनने देना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा आपकी भी तरफ था। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, विधायक उमाशंकर सिंह यहाँ हैं और 2012 से हैं जी आज 14 बरस हो गए। जी और जो एक आम चर्चा सुनने में मुझे मिलता है, इसी विधानसभा में मैं भी हूँ जी कि विकास पुरुष हैं, गरीबों के मसीहा हैं, जी जी अन्य चीज़ें सुनने मिलती है। हाँ, शुरू में आए एक माहौल, उन्होंने शादी कराया और एक माहौल बना, फिर वो एम्बुलेंस चलती थी, तमाम चीज़ें जो एक लुभावन हो सके जी वो हुआ और वो विधायक बने। और सभी लोगों को लगा कि हाँ रसड़ा का विकास होगा। लेकिन 2026 आ गया, हमको आज तक कुछ दिखा नहीं कि जो विधायक जी के प्रयासों से रसड़ा के जनता के हित के लिए कोई कार्य हुआ हो। जी लोग कहते हैं कि रसड़ा में रोड इतना बन चुका है, सब विधायक जी की देन है। भाई विधायक जी के ये मंदिर बन रहा है इतना विशाल, जी अब ठेकेदार हाथ चढ़ा के कहे कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ। यार तुमको
ठेका मिला है, आप काम करोगे, जो तुम्हारा प्राथमिक होगा तुम लोगे, जी अपना घर जाओगे। तो उस रोड तो हमारी सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में जब से सरकार बनी। जी आप 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के एरिया में कहीं जाइए तो कहीं 4 लेन बन रहा है, कहीं 6 लेन बन रहा है, जो रोडें पतली है चौड़ीकरण हो रहा है। तो ये तो हमारी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जी कि हर जनपद को, हर राजधानी को 4 लेन 6 लेन से जोड़ना है, हर गाँवों को मेन रोड से जोड़ना है। जी ये तो हमारी सरकार की योजना है। आप नहीं करेंगे, दूसरा ठेकेदार करेगा। अभी ये जो 4 लेन है, ये शुरू में महाराज को दिया था, तो वहाँ से और नाथ सरोवर तक ये 4 लेन धर्मार्थ योजना से हुआ। कंपनी काम उमा शंकर सिंह की कंपनी करा रही है, तो अब उसका श्रेय कि हम लाए हैं। तो रसड़ा की जनता वो इतनी भोली भाली है, लेकिन धीरे धीरे समझ चुकी है। और आप देख ही रहे हैं, अगर पिछली बार मुझे कोई गुरु नहीं है कि अगर किसी रसड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट दी होती तो आज यहाँ विधायक कोई और होता। तो सर मेरी भी उम्र 55 साल से ज़्यादा है। जी तो जहाँ तक हमने भी अनुभव किया है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ और दूसरे प्रदेशों में भी रहा हूँ, तो मैंने लगभग सारे स्टेट में ये अनुभव किया है कि कोई व्यक्तिगत रूप से किसी सरकारी बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन ये पहला प्रस्ताव मैंने उत्तर प्रदेश में ये देखा कि मतलब माननीय विधायक जी द्वारा, हालांकि अच्छा प्रयास है, उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन की बात समक्ष ये बात रखी कि मैं उसको व्यक्तिगत ढंग से बनवाऊँ। नहीं, मैं तो कहाँ तक मैं सुना जी तो हमें लगा कि व्यक्तिगत क्या होता है भाई। आप ऑलरेडी विधायक हो, आप 1 लाख रुपए भी अपने विधायक निधि से 14 वर्षों में रसड़ा हॉस्पिटल के लिए दिए हो तो बताएं। आप रसड़ा विधानसभा के लोगों के लिए एक आरओ प्लांट भी अगर हॉस्पिटल में लगवाए हो, 14 वर्ष बीत गया जी तो बताएं। वो मैं पत्र पढ़ा जब कई दिन चल रहा तो मैं भी देखा कि भाई मामला क्या है। जब मैं देखा तो CSR एक फंड होता है, जी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनको 2% समाज के लिए देना पड़ता है, और उसको आप पर्यावरण में खर्च कर सकते हैं, सामाजिक उसमें खर्च कर सकते हैं। वो सरकारी हॉस्पिटल है, उसका भी एक गाइड है। ये नहीं है कि भाई कोई उठा और उसके बाद पैसा है तो कहीं सरकारी बिल्डिंग पे चाहे सरकारी जो है वो लगा दे। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होता है। ये सरकार है और सरकार की वो संपत्ति है और जनमानस से जुड़ा हुआ वो हॉस्पिटल है, तो उस प्रक्रिया के माध्यम से आप आइए, आपका होगा। लेकिन हमारा जो यहाँ के विधायक हैं ये जादूगर हैं। ये रसड़ा के लोगों को इतना भोला भाला समझते हैं कि चुनाव आता है तो चुनाव में पैसा बांटना उनके लोग हैं, बुला करके भोजन कराना, जी उसमें पैसा वितरण करना, और उसके बाद फिर 4 साल उनका पता नहीं चलेगा। वो बेचारा बन जाते हैं। मैं देखा कि वो बोल रहे हैं कि मेरा वो अनुमति नहीं मिल पाया, बलिया के नेता लोग अनुमति नहीं लेने दिए। भैया आप 200 करोड़ का काम पा रहे हैं, ठेका पा रहे हैं, वो आसानी से आपको मिल जा रहा है, उसमें कोई जनप्रतिनिधि हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, और हॉस्पिटल जनमानस से जुड़ा हुआ विषय है, उसको आप कह रहे हैं कि अप्रूवल नहीं मिल पा रही, लोग दे रहे हैं। तो ये आप समाज को जितना दिन बेवकूफ़ बनाना था बना चुके। अब रसड़ा की जनता समझ चुकी है, परिवर्तन आएगा। इनके विधायक रहते हुए चीनी मिल बंद हुई, जी विधानसभा में खड़ा होकर बोल देने से थोड़े हो जाएगा। आपने उसके लिए क्या प्रयास किया? आप CMO नहीं दिया तो आपको जाना चाहिए वहाँ कि भाई हम जनमानस से जुड़ा हुआ ये विषय हॉस्पिटल का, लेकिन मेरा जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग भी नई बनी हुई है। ये देखिए, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है, एक्सरे मशीन है, सब कुछ है। आप एक डॉक्टर 2014 वर्षों में एक डॉक्टर तक आप नहीं ला पाए। यहाँ के युवाओं के लिए कोई अच्छी संस्था आप नहीं खुलवा पाए। आप यहाँ के युवाओं के लिए
चुनाव के समय दारू बंटवा करके, जब 1 महीना कोई चीज़ छोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए 21 दिन होता है जी 21 दिन कोई चीज़ लगातार आप कर रहे हैं तो उसकी आदत पड़ जाएगी, और 21 दिन उससे आपको छोड़ना है तो 21 दिन आपको उसका परित्याग करेंगे तो वो छूट जाएगा। चुनाव 1 महीना का होता है ना, जी और सबको मालूम है, हर व्यक्ति को मालूम है कि रसड़ा विधानसभा चुनाव केवल पैसा, दारू और क्या क्या चीज़ मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, इस पे होता है। तो आप तो युवाओं को शराबी बना रहे हैं। ये कोई कल कारखाना जो है, हम तो बलिया विधानसभा के जितने विधानसभा हैं सबसे बेहतर विधानसभा रसड़ा को मानते हैं। यहाँ चीनी मिल है, कताई मिल है। हाँ? प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं हैं। आप जो ये नया खुल रहा है उद्योग पार्क, आपने एक बार भी नहीं कहा। माननीय मुख्यमंत्री से मैं चीनी मिल के विषय में बात कर चुका ये कहाँ उद्योग ये कताई मिल है, जी चीनी मिल है। जी एक गन्ना की खेती नहीं होती है रसड़ा में, सब खेती करना लोग बंद कर दिए, कहाँ से कताई मिल चालू होगी। तो जो वर्तमान दिशा में लोग चल रहे हैं उस पे आपको काम करना पड़ेगा ना। तो भी देखिए, एक ये है कि लोग के पास पैसा होगा, जी लोग समझदार होंगे तो हमारा पैसा कोई लेगा नहीं। जी तो अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। रसड़ा विधानसभा के लोग समझ चुके हैं कि बेहतर क्या होगा, और आने वाले समय में वो बताएंगे, दिखाएंगे। महाराज जी ने इशारा कर दिया 2027 की तरफ। हम स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा बात करेंगे दोस्तों, तो अनावश्यक कमेंट आएंगे। हम बात करते हैं 2027 पर। 2027 में भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की क्या भूमिका हो सकती है सर उत्तर प्रदेश में? एकदम बीजेपी की सरकार बनेगी, बिल्कुल गारंटी से बन रही है। बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कौन होगा? और महाराज जी हैं, महाराज जी को ही रिपीट किया जाएगा। अब महाराज जी कार्य करने की क्षमता है तो करेंगे। मतलब दूसरे शब्दों में आप कहें तो आप ये कह सकते हैं कि अगले चुनाव का चेहरा भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे। बिल्कुल वही है, दूसरा कोई है? आप बताइए, भाजपा के पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं लोग उत्तर प्रदेश शासन में, जी जी रिपीट नहीं हुए। हाँ, दूसरी बार रिपीट भी हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश के जनमानस के हृदय में आज भी योगी आदित्यनाथ जी बसे हुए हैं, और उनका इतना प्रभाव है कि वो तो एक हैं, उत्तर प्रदेश के लोग उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं। अन्य प्रदेशों के लोग कल्पना करते हैं कि भाई योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमको मिल जाए। तो हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, ये विषय ही नहीं आना चाहिए जी। बाबा की जब तक इच्छा है। सर राजनीतिक गलियारों में तो इस बात की भी चर्चा है कि बहुत जल्दी योगी जी को केंद्र में ले जाया जाएगा और यहाँ कोई नया चेहरा आएगा। अब देखिए, ये बड़े लेवल का है जी। और हमें नहीं लगता है, जब तक महाराज जी की इच्छा होगी अपना सेवा वो करेंगे। चलिए सर, आप इस मठ के मठाधीश हैं, इस समय कितना विकास कार्य हो रहा है सर हमारे यहाँ मठ पे? ये एक हमारे ध्रुव सिंह जी हैं जो यहीं पचमंदिर के हैं, और मर्चेंट नेवी का बड़ा इंस्टीट्यूट है उनका मुंबई में जी। अभी एक काली जी का मंदिर भी काफ़ी भव्य उन्होंने बनवाया है, और अनेकों मंदिर वो बनवा रहे हैं। ये रसड़ा जो जहाँ परिसर में बैठे हैं, नाथ जी का जो मंदिर है, यह भी उन्हीं के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। और उधर सती जी लोग का स्थान है जी। जो काफ़ी लोग गंदगी करते थे, उसको भी घेर करके बाउंड्री किया जा रहा है, और सभी सती जी स्थान लोगों का पुनः एक जोड़धार किया जा रहा है। रामलीला ग्राउंड है, वो काफ़ी गड्ढे थे, मिट्टी भर करके और समतल किया जा रहा है, जिससे युवा खेल सकें, जो भी चीज़ें हैं नगर के लोग टहल सकें। तो सर रसड़ा में सब कुछ तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। विकास के मामले में हमको लगता है कि मैं तो बलिया से भी ज़्यादा रसड़ा को पसंद करता हूँ, क्योंकि रसड़ा में कुछ भी है तो कंजेशन नहीं है, सब खुला खुला सा है, आराम से आदमी गाड़ी वाहन चला सकता है। बलिया में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा पत्रकार साहब, विकास की क्या परिभाषा होती है? नहीं, विकास की परिभाषा यही है सर कि भाई सब सीधी सी बात है कि विकास की मेन जो रीढ़ होती है वो तो सड़कें होती हैं, तो सड़कों का तो विकास हो ही गया है। बाकी अन्य चीज़ों में जितने भी उद्योग धंधे हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहा है। रसड़ा विधानसभा में भाई
सवाल उसी से पूछा जाता है लोकतंत्र में जिसको जनमानस ने चुना है, किसी दूसरे से आप नहीं पूछ सकते हैं। रसड़ा में न कोई कायदे का हॉस्पिटल है, न लड़कों के लिए कोई खेलने का ग्राउंड है, न कोई रसड़ा विधानसभा के युवाओं के लिए अच्छा कोई विद्यालय है, न टेक्निकल कोई विद्यालय है। आप बताइए क्या है? नहीं, एक चीज़ और है। तीन चीज़ है रसड़ा में जी 3 चौराहा, आज़ाद चौराहा, एक वो भगत सिंह के यहाँ चौराहा, और हाँ एक भगत सिंह के यहाँ चौराहा, और एक ये मंदा जो जा रहा है जी ये चौराहा, एक प्यारेलाल चौराहा। प्यारेलाल चौराहा था सदियों से, उसको बंद कर दिया गया। जी उस पर भी राजनीति होती है, मैं कट भी खुलवाया था। लमसम 400 जो परिवार हैं स्टेशन रोड में, उससे प्रभावित उनका है, उनका रोजी रोटी दुकान ही है, जो व्यापारी हैं उससे प्रभावित हैं। यहाँ के विधायक उस पर राजनीति करता है, मैं खुलवाया भी कट, लेकिन वो बंद हो गया फिर, क्योंकि आप अब क्या हम बताएं कितने निचले स्तर के लोग हैं। आज़ाद चौराहा जो आज़ाद जी के नाम से उस चौराहा की पहचान थी, आज घोड़ा चौराहा के नाम से जाना जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है जी। इसके अलावा कुछ अगर आपको दिखता हो तो आप हमें बताएं। तो इसके अलावा रोजगार के मामले में काफ़ी पीछे है, अभी तो पूरा बलिया ही पीछे है, तो रसना तो पीछे है। नहीं, हम रसड़ा की बात करते हैं ना, एकदम रोजगार के मामले में बहुत पीछे है। और सबसे बड़ी चीज़ एक जो नगर पालिका आपकी, तो जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है कि भाई आपको जनता वोट दी, आप विधायक हो गए और 2 महीना 4 महीना में आए, 10 कार्यकर्ताओं को पैसा बांटे, फोटो खिंचवाए, फिर चले गए। हाँ, शगुफा उड़ा करके मैं हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार कराने वाला हूँ, फोटो मीडिया किए, 6 महीना बीत गया, लोग पूछने लगे विधायक जी हॉस्पिटल का क्या हुआ, तो आप रोने लगे कि हम तो बनवाना चाह रहे हैं, लोग रोक दे रहे हैं। यही विकास है। हमको आज तक कोई नहीं बता पाया कि हाँ रसड़ा में क्या विकास हुआ है। भाई आप चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग जाने जाते हैं। थोड़ा कैमरा लेके रसड़ा विधानसभा में थोड़ा आप लोग भी देखिए, हमें एक चीज़ थोड़ा सा आपत्तिजनक लगती है। एक मैं बता दूं कि ऐसी बिल्डिंग भी एक विधायक निधि से नहीं बनी होगी। प्यारेलाल चौराहा है, आपको मैं क्या बताऊं, मुख्यमंत्री तक घोटाले में जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी घोटाले में जाते हैं। घोटाला सामान्य व्यक्ति नहीं करता है, जो संपन्न होता है वही करता है। कितने खनन के घोटाले इन पे हैं। इनका उदय हुआ एक हरिनारायण राजभर जो विधायक थे, मंत्री थे, उनके यहाँ ये सटे और उनका काफ़ी गमन इन्होंने किया। मामला न्यायालय में भी चल रहा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं बता सकता। तो जिसका चाल चरित्र और उत्थान ही उसी से हुआ है, घोटाले से। प्यारेलाल चौराहा, वहाँ इनके विधायक निधि से शौचालय यात्री सेट बना है। थोड़ा अपना कैमरा ले जाकर देखिए कहाँ बना है। यहाँ छितौनी में शादी विवाह घर बना है उनके द्वारा, जा कर के कैमरा देखिएगा कि बना है कि नहीं बना है। जो डिग्री कॉलेज है, मथुरा डिग्री कॉलेज है, वहाँ शौचालय, एक दिन एक लड़का वीडियो डाला था, मैं देखा शौचालय की स्थिति, बना ही नहीं। एक शहीद, ये नगर के बगल में एक शहीद के नाम से गेट बनना था, जब लोग ट्रोल करने लगे कि शहीद के नाम का भी पैसा गमन हो जा रहा है, तब आनंद फानन में वो बना। कितना चीज़ें गिनाई जाए। सर, रसना की बस्ती के जो आम लोग हैं उनकी एक दिक्कत है कि यहाँ नगर पालिका का जो प्रशासन है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो आखिर किसकी जवाबदारी है, कौन करेगा? चेयरमैन सब करा नहीं रहे। अरे भाई बजबजाती नालियाँ हैं, मच्छर हैं, बहुत सारी दिक्कतें। भाई देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं कि शराबी का दोस्त शराबी हो सकता है, ईमानदार का दोस्त ईमानदार ही हो सकता है, ठीक है। तो वो विधायक हैं, उनका विधायक बनाया हुआ ब्लॉक प्रमुख है, उनका बनाया हुआ चेयरमैन है। यहाँ मेरे जो परिसर हैं जो खुला है, क्षेत्र के लोग आते हैं लड़की दिखाना, शादी विवाह करना, नगर के लोग टहलने आते हैं। यहाँ तक कि झाड़ू नहीं, हम जिला अधिकारी से मिले, कहे, फिर एक दिन टेलीफोन किए, तब थोड़ा मोड़ा झाड़ू लगता है।
विधायक रहते हुए एक लाइट भी नहीं लगी है। आप, मैं बताऊं, ये रोड जो बीचों बीच है भगत सिंह के यहाँ से और आज़ाद जी चौराहा तक अंदर अंदर जो रोड है वो भी कंप्लीट नहीं, वो भी उस पर भी गमन हुआ है जी। रोडों का ये स्थिति है कि रोड बना नहीं, पैसा उतर जाता है और आप रोना रो रहे हैं कि हॉस्पिटल का नोसी लोग नहीं लेने दे रहे हैं। यदि हम मिला जुला कर कहें तो विधायक निधि का प्रयोग जहाँ होना चाहिए वहाँ न होकर नहीं, के दूसरी जगह हो। आप स्वयं एक बार घुमाइए, कहिए तो हम व्यवस्था, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था आपको मैं करा देता हूँ, और पूरा विधानसभा में घूम लीजिए कि विधायक निधि से क्या हुआ है। कुछ उनके लोग हैं जो एक व्यवस्था सिस्टम में चल रहे हैं, चट्टी चौराहे पे केवल हुला करना है और पूछा जाता है कि भाई विकास बता दीजिए। वो विधायक रहते हुए मैं आपको चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि 14 वर्षों में 50 से 60 लाख रुपए, जिसे मान लीजिए कोई घटना हुई, गए लाख रुपए दे दिए, 4 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए, 50 से 60 लाख रुपए 14 वर्षों में बांटे होंगे, गरीबों के मसीहा हो गए। वो भी कौन पैसा बांटे हैं? जो CSR फंड है, जो आपको देना ही देना है, वो सरकार का ही पैसा है और उसको बांट करके आप भाई तो CSR फंड में तो ये व्यवस्था है ना सर कि 3 साल तक आप उसको रख सकते हैं। जो विधायक निधि है वो 4 साल इकट्ठा होता है, अब जो भी एन पेन प्रकरण, और वही चुनाव में फिर वितरण होता है। मतलब CSR फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीधा सीधा था। CSR फंड हो चाहे विधायक निधि हो, मेरे पास तो साख सबूत हर चीज है। तो अब रसड़ा की छवि बदलेगी, परिवर्तन होगा। एगो कहावत हुए देसी में बोला जाला कि तीसरी के 3 दान हो गई बा। बिल्कुल परिवर्तन आएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई लड़ेगा रसड़ा विधानसभा में और कमल का भी फूल खिलेगा। रसड़ा का भी उत्तर प्रदेश सरकार में योगदान रसड़ा विधानसभा के भी 2027 में होगा। देखिए दोस्तों, यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो महाराज जी की बात करने का उद्देश्य ये है कि कोई कितना भी लोकप्रिय हो जाए, लेकिन एक प्रतिनिधि का काम होता है कि वो जनता की सेवा करे, जनता की सुख सुविधाओं की व्यवस्था करे। लेकिन इस तरीके की कोई बात परिलक्षित नहीं हो रही है रसड़ा विधानसभा में, और आने वाले समय में यानी कि 2027 में कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा होगा, विजयी भी होगा, ऐसा महाराज जी का कहना है। और 2027 में एक बार फिर बनेगी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार, और एक बार फिर चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ, और एक बार फिर मुख्यमंत्री भी बनेंगे आदित्यनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय दिया। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, थोड़ा सा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं हूँ हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।